सब उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि DSSB-PRT में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा 100 नंबर का, जहां पर आप लोगों से 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड ये सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो आज ये हमारा 9th लेक्चर रहेगा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। किस किस के लिए रेलिवेंस की बात करेंगे? टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलिवेंस, क्या यूटिलिटी रहेगी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछला जो हमारा 8th लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या रहेगा, यानी कि इसका दायरा क्या है, फील्ड हम कह सकते हैं, क्षेत्र क्या है। तो जब हम दायरे की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो देखिए स्कोप जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का लिमिटेड नहीं है, बहुत ब्रॉड स्कोप है, फैला हुआ है, एवर ग्रोइंग है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं, जिसके कारण इसके जो फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका जो ये दायरा है ये लिमिटेड है, इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं सब पॉइंट्स को जिनको हम डिस्कस करेंगे उन्हीं में इसका स्कोप है। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाइवर्ज होकर सोचने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग काम करेगी। ठीक है, मतलब सारा जो खेल है वो टोटली थिंकिंग से रिलेटेड है, वो भी कौन सी थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हम कर रहे हैं। तो जब स्कोप की हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो क्या है? एवर ग्रोइंग है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम यहाँ पर स्कोप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पहले वो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर वन बाय वन बताऊंगी कि किस तरह से इस फील्ड में एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है, यहाँ पर इस फील्ड में एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग एंड कॉग्निशन की। यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, मोटिवेशन में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और मेजरमेंट में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, लर्निंग प्रोसेस में। तो ये क्या है? ये स्कोप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि भाई इनमें तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने स्कोप से रिलेटेड लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जब लर्निंग और कॉग्निशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि भाई बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, जैसे उनकी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या है, इस सारी चीजों पर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च कार्य करते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो लोगों का कॉग्निटिव प्रोसेस है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और कुछ फैक्टर्स जैसे मोटिवेशन हो गया या इमोशन हो गया, यानी कि जो संवेग है या मोटिवेशन है वो किस तरह से लर्निंग और कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग और कॉग्निशन में इस तरह से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी नेक्स्ट है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं कि लोग किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ उनमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किस तरह से बच्चे का हो रहा है। साथ ही वो क्या स्टडी करते हैं कि जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं वो किस तरह से, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो मेनली हम 4 या 5 स्टेजेस पढ़ते हैं डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। ठीक है, तो ये 4 या 5 स्टेजेस हम मेनली पढ़ते हैं। तो इनमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं ये जो है टीचिंग और लर्निंग को किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो डेवलपमेंट का टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है, यानी कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है डेवलपमेंट और ग्रोथ का, उसकी थ्योरीज जो भी हैं, डोमेन्स की हम बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं। तो अगर आप ये डोमेन्स या डिफरेंट स्टेजेस देखना चाहते हैं, तो अलग अलग स्टेजेस में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी जो टॉपिक्स हैं यानी कि डोमेन्स बिल्कुल अलग अलग मैंने जो है
कौन सी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगी। केवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी दो बच्चे एक दूसरे के समान नहीं होते, उनका आईक्यू लेवल, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लर्निंग स्टाइल, हर चीज डिफरेंट होती है, ठीक है। और साथ ही जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं कि भाई ये जो डाइवर्स लर्नर हैं यानी कि जो विविधताओं वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशनल सेटिंग्स में किस तरह से अकोमोडेट किया जाए। इन सारी चीजों पर भी वो स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको एजुकेशनल सेटिंग्स में किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद है मोटिवेशन। देखिए जब मोटिवेशन की बात करते हैं यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा, किस तरह से मोटिवेट करते हैं। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या एक्सप्लोर करते हैं कि भाई मोटिवेशन किस तरह से टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाए, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, कौन सी चीज रेलिवेंट है, उनके गोल सेटिंग्स, इन सारी चीजों के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं ताकि बच्चों में मोटिवेशन को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट यानी कि आकलन और मूल्यांकन में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डेवलप एंड इवैल्यूएट असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट को डेवलप भी करते हैं और साथ ही जो है किस तरह से असेसमेंट करना है उसको इवैल्यूएट करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग और अचीवमेंट को मेजर किया जा सके। इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो असेसमेंट डाटा है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए ताकि टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको कैसे पॉजिटिव तरीके से बनाया जाए, ठीक है। इन सारी चीजों पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेवलप एंड इवैल्यूएट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप भी करते हैं और साथ ही उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं और क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स का वो इफेक्टिव हो सके, इसके लिए टीचर्स के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस और मेजरमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो किस तरह का है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, तो इस फील्ड में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि जो गाइडेंस किस तरह से बच्चों को देना है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, तो इन सब चीजों में क्या करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। इसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक्सप्लोर करती है कि भी जो टेक्नोलॉजी है उसका एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से यूज करना है और उसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्कोप से रिलेटेड। तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई जब एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो वो एक लिमिटेड स्कोप नहीं है, ब्रॉड एरिया है। बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यहाँ पर हमने कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स को लिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। सबसे पहले टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या रेलिवेंस है टीचर्स के लिए, टीचर्स की वो किस तरह से हेल्प करती है। यूटिलिटी कह सकते हैं, रेलिवेंस कह सकते हैं, इंपोर्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। टीचर्स के लिए क्या हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से समझते हैं, इस चीज को समझना किसके लिए जरूरी है, टीचर्स के लिए। जब टीचर्स को ये पता चल जाएगा कि बच्चे जो है किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, तो उस चीज के बारे में अगर टीचर को नॉलेज हो जाती है, यानी कि अगर वो उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को समझ जाती है, उनका अटेंशन क्या है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या है, तो इन सब चीजों का अगर टीचर को पता चल जाता है तो टीचर क्या कर सकती है कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस वो डिजाइन करेगी वो इफेक्टिव होंगी बहुत ज्यादा। मतलब अगर टीचर को पता चल गया बच्चे के कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में तो वो जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगे वो उनके लिए इफेक्टिव होंगी, ठीक है। अगर टीचर को बच्चों के बारे में पता ही नहीं है तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल तरीके से डिजाइन करेंगे वो जरूरी नहीं है वो हेल्पफुल हो, ठीक है। तो टीचर को पता होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को समझने में
क्या करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि भाई वर्किंग मेमोरी की लिमिटेशंस अगर बच्चे की पता चल जाए, उसको अगर वो समझ जाती है, तो टीचर क्या करेगी, बच्चों को ओवरलोड नहीं करेगी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से दबाएगी नहीं, बहुत ज्यादा उनको के ऊपर चीजें थोपेगी नहीं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स की। किस तरह से, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग में। किस तरह से, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ आ जाएगा तो वो क्या करेगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, उसकी प्रेफरेंसेस, एबिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो क्या करेगी कि जो लर्निंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस तैयार करेगी वो उनको डिफरेंशिएट कर सकती है ताकि हर बच्चे की नीड को पूरा किया जा सके। डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस के बाद आता है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है, यानी कि वो टीचर्स को ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक है। यानी कि अगर टीचर्स को ये नॉलेज हो जाए कि भाई मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है या स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, तो वो क्या है, एक लर्निंग का बेहतर इन्वायरमेंट जो है टीचर क्रिएट कर सकती है और बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए फोस्टर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं उसका आंकलन करना। तो यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है, यानी कि टीचर्स जो है किस तरह से बच्चों को असेस करें, इवैल्यूएट करें। यहाँ पर एक टीचर की हेल्प एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। अगर टीचर को पता चल जाएगा कि भाई असेसमेंट एक ही टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनका पर्पज, लिमिटेशंस बिल्कुल अलग होती हैं, क्या होंगी लिमिटेशंस, क्या होंगी, पर्पज क्या है, तो ये सारी चीजें अगर टीचर को समझ आ जाता है तो वो क्या कर सकती है कि जो असेसमेंट डाटा है, हर बच्चे का असेसमेंट एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता, असेसमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसका पर्पज क्या है, तो वो क्या कर सकती है कि भाई जो असेसमेंट डाटा है वो यूज करके बच्चों को गाइड कर सकती है, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद है मैनेजिंग क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को हेल्प करती है कि भी अपनी क्लास को वो किस तरह से इफेक्टिव बना सकती है। अगर टीचर्स को बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारी चीजें अगर टीचर्स को पता है तो वो अपनी क्लास का एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है। देखिए ये थे कुछ मेन पॉइंट्स की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स की किस तरह से हेल्प करती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों के माइंड में है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और कहां एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलेवेंस है लर्नर्स के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम लर्नर की बात करते हैं, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो अधिगम करता है, उसकी किस तरह से हेल्प करती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस तरह से हेल्प करती है, यानी कि बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो अपनी लर्निंग स्टाइल को क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ पर उसको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों के बारे में वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज फॉर लर्नर्स टू डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, मैनेज देयर टाइम एंड स्टे मोटिवेटेड। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्नर्स को इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी स्टडी हैबिट्स को इफेक्टिव बना सके, अपने टाइम को मैनेज कर सके, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। खुद मोटिवेट कैसे रहना है इस चीज के बारे में भी वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद किस तरह से हेल्प करती है, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलपमेंट करने में भी लर्नर की हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। अब बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या रेलिवेंस है, यानी कि क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी हम कह सकते हैं। तो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजीज हैं वो किस तरह से इफेक्टिव होंगी, उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स, यानी कि जो आकलन के उपकरण होंगे, यानी कि जो असेसमेंट टूल्स होंगे उनको सेलेक्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। डिजाइनिंग इंगेजिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि
जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो अधिगम अनुभव है, वो मीनिंगफुल हो, बच्चों को इंगेज रखे। इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो ये था रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ये जो टॉपिक है ये फैक्चुअल टॉपिक नहीं है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप एड ऑन कर सकते हैं, आप मतलब समझ सकते हैं, आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करके कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, कमेंट, क्वेरीज कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें।